नमस्कार दर्शकों, बच्चों, हमारे वीडियो देखने वालों को आपको बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। ठीक है, ठीक रहिए, बढ़िया रहिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो, सीखते रहिए केमिस्ट्री। कहीं भी कोई दिक्कत, समझने में समस्या आए तो पहले तो वीडियो को पुश करके रोक रोक के समझने का प्रयास करें। अंततः हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आपका प्रोत्साहन हमारे लिए ऊर्जा का प्रेरणा स्रोत है। आप जो भी कमेंट हमें करेंगे उसका हमें भरपूर सहयोग मिलेगा और हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आप हमें ऊर्जा देते रहें, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और आपको कुछ न कुछ बताते रहेंगे। चलिए, आज जो है कक्षा 12 की रसायन विज्ञान जो NCERT कोर्स है, चाहे भी किसी कोर्स में हो, कक्षा 12 की रसायन विज्ञान जो है वो BSc में भी कुछ पार्ट्स मिलते हैं इसके। तो हम बेहतर अपने तरीके से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो कक्षा 12 की जो रसायन विज्ञान है उसमें एक टॉपिक है, पार्ट है, उसका नाम है D ब्लॉक और F ब्लॉक के तत्व। तो पहले D ब्लॉक और F ब्लॉक तत्वों के बारे में जनरल बातें बता देंगे हम, और जनरल बातें बताने के साथ साथ हम आपको उसके फंडामेंटल भी बताएंगे। तो बेहतर सीखने के लिए होता है यही है कि जो भी टीचर, शिक्षक बताता है उसके केवल फंडे, तरीके, पढ़ाने का जो मेथड है वो कितने सरल तरीके से आपको समझाता है, और उसके द्वारा बताई गई बात आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में किस तरह उतरती है और कितना उसमें से आपको याद होता है, वही उसकी मेहनत होती है, और आप उसे कितनी सहानुभूति देते हैं। तो आज जो हम आपको क्या करेंगे, पाठ 8 D एंड F ब्लॉक। क्योंकि जिस टाइम ये वीडियो बन रहा है उस टाइम कोरोना का काल 2021-22 का सत्र है, और 2021-22 के सत्र में राज्य सरकारों ने जो किताबें छाप करके दी है NCERT बोर्ड की, उन किताबों में से कुछ मैटर तो शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि शिक्षा का सत्र जो है वो लेट स्टार्ट हुआ है, 2 महीने लेट स्टार्ट हुआ है। तो सरकार क्या करना चाहती है इसके बारे में, उसकी मंशा क्या है, ऐसा क्यों करती है, वो तो सरकार ही जानती है। बाकी का मेरा मानना ये है कि यदि सरकारें ऐसा करती हैं तो वो कहीं न कहीं आपके लिए धोखा है, और ऐसा धोखा वो देते हैं जिसे हम चुन के भेजते हैं, जिसे हमने चुन के भेजा है अपने भविष्य के लिए, और वो हमें धोखा देते हैं। तो ऐसी सरकारें हमारे लिए अच्छी नहीं है, और न हमें ऐसी सरकारें चाहिए। थोड़ा सा इफेक्ट इसका मैं आपको बता दूं कि जो भी सरकारों ने आपका 20% या 25%, 30% कोर्स कम किया है, कोर्स कम करने का आपका बोझ कम कर दिया, लेकिन वो चीज़ जो है वो आपको डबल बोझ यानी दोगुने भार से, दोगुने वजन से आपके सिर पर हावी है। क्योंकि यदि वो चीज़ें रहती हमारे साथ तो सत्र भले ही 2 महीने लेट हो जाता, सत्र 2 महीने आगे बढ़ जाता, छुट्टियां कम होती, पढ़ने को ज़्यादा मिलता, भार ज़्यादा रहता, लेकिन टीचर के द्वारा भी बातें बताई जाती। तो जब टीचर के द्वारा मेथड सरल करके बातें बताई जाती तो आपको उसमें से कुछ बातें याद रह जाती और याद हो जाती, क्योंकि जो तरीके
जो टीचर जिस तरीक़ों को जी करके सीख करके आपको सिखाता है, इतना सरल मेथड करता है, वो तरीके आपको बहुत अच्छे से याद होते हैं। क्योंकि मैंने बनाए हुए तरीके हैं, मैं उनको अच्छे से सिखाता हूँ। आज डी ब्लॉक में भी कुछ उसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। तो ये तरीके जो है वो आपको फिर सीखने को नहीं मिलेंगे, और सीखेंगे भी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और ये हर कंपटीशन में सरकार इस कंपटीशन, जो भी कंपटीशन लेगी, जो भी आपको परीक्षा लेगी आगे नौकरी देने के लिए, उन परीक्षाओं में इस सिलेबस को कम नहीं करेगी। तो सरकार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो भी हमारी वीडियो को देखें, समझें, वो अवश्य सरकार पर बोझ बनाएं। ऐसी सरकारें जो हम चुन करके भेजते हैं हमें नहीं चाहिए। जो हमारे साथ धोखा करती हैं, हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए। कभी कभी हम सरकारों के बीच में, प्रशासन के बीच के लिए, हमारे भविष्य के लिए कुछ वीडियो बनाते हैं। आप उन मोटिवेशन वीडियो के नाम से उनमें आप देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी न करके मैं आपको सीधा अपने टॉपिक पर ले जा रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी सरकार के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारा जो है मस्तिष्क, दिमाग यूँ बौखला जाता है कि इनको ढेरों सारी, क्या क्या कहूँ मैं, शिक्षक होने के नाते ऐसे नहीं कह सकता, बद्दुआएं, गालियाँ, लोगों को समझाएं कि क्या आप किस ओर जा रहे हैं, किसका चयन कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, आप किसको दिया था और वो तुम्हें क्या दे रहा है। एक बार ज़रूर सोचें। पढ़ने लिखने वाले शिक्षक, पढ़ने वाले छात्र, पढ़ाने वाले शिक्षक, प्रबुद्ध सभी लोग अपने दिमाग में ये ज्ञान रखते हैं कि हम किसका चयन करते हैं और वो चयनकर्ता हमें क्या देते हैं। चलिए ठीक है, हम आपको आगे ज़्यादा बातें न करके हम अपने ठीक टॉपिक पर आ रहे हैं, और टॉपिक हमारा है डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी एंड एफ ब्लॉक में क्या होता है कि हमारी जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं, रासायनिक तत्व जो होते हैं, एलिमेंट जिन्हें बनते हैं, जिनसे हमारे पदार्थों का निर्माण होता है, वो पदार्थ हमारे 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहली कैटेगरी हमारी कौन सी है? एस ब्लॉक। दूसरी कैटेगरी है पी ब्लॉक। तीसरी कैटेगरी है डी ब्लॉक, और चौथी कैटेगरी है एफ ब्लॉक। जिसमें से कुछ ब्लॉक हम जो है वो 11वीं क्लास में पढ़ लेते हैं, कुछ ब्लॉक जो है वो हम 11वीं क्लास में पढ़ लेते हैं, कुछ ब्लॉक जो है हम 12वीं क्लास के इससे पिछले वाले पाठ में पढ़ते, लेकिन हमारा ये पाठ हटा दिया है, वो 7वां पाठ, तो हम उस पाठ को चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके 2 पार्ट होते हैं, 1/2 पार्ट इधर, 1/2 पार्ट इधर। तो ये जो एस ब्लॉक और आधा पी ब्लॉक जो है वो हम 11वीं क्लास में पढ़ लेते हैं, और आधा पी ब्लॉक हम 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, जो चैप्टर नंबर पार्ट 7 में होता है, उसे एफ पी ब्लॉक बोलते हैं। बाकी के ये 2 जो रह जाते हैं उन्हें हम पाठ नंबर 8 में पढ़ते हैं, जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी के हमारे ब्लॉक जो है वो पढ़े हैं तो ठीक, नहीं पढ़े हैं तो ठीक, बाकी के मैं सभी ब्लॉकों को पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी हमारा क्या है, हमारा सिलेबस जो है वो स्कूल के साथ साथ, क्लास के साथ साथ वीडियो में भी चल रहा है। तो हम इनको पर्टिकुलर हमारे पाठ के नाम से जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें लिंक पड़ी होगी, बघेल सर केमिस्ट्री, बघेल सर केमिस्ट्री करके पड़ी होगी। अगर आपको डिस्कशन भी लिंक देखनी है, किसी भी की लिंक देखनी है, तो वो पाठ का नाम इस तरीके से होगा, BAGHEL बघेल सर केमिस्ट्री। अब 12वीं क्लास का होगा तो 12 लिखा होगा, पाठ का पीछे नाम लिखा होगा, नंबर पड़ा होगा। जैसे हमारा मान लो 12वीं क्लास का पाठ नंबर 8 है, तो हमारा 128 होगा, अर्थात 12वीं क्लास का 8 नंबर पाठ है। अगर छठा पार्ट होगा तो 6 लिखा होगा, 5वां पार्ट होगा तो 5 लिखे होंगे, चौथा पार्ट होगा 4 लिखे होंगे, तीसरा पार्ट होगा 3 लिखे होंगे, दूसरा पार्ट होगा 2 लिखे होंगे, और पहला पार्ट होगा तो 1 लिखे होंगे। इसी प्रकार हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक बनाएंगे, तो लिंक हमारा इसी प्रकार होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 11वें का देखना है, 11वीं क्लास का,
तो हम 11वीं क्लास में ऐसे लिखेंगे 11वीं क्लास का पहला चैप्टर, 11वीं क्लास का दूसरा चैप्टर, 11वीं क्लास का तीसरा चैप्टर, 11वीं क्लास का चौथा चैप्टर। इस तरीके से हमारे कंटिन्यू चलेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्शन की लिंक यही होगी कि बघेल सर केमिस्ट्री 10वीं क्लास का देखना है तो इस तरीके से हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। उस डिस्क्रिप्शन में लिंक का पार्ट, जिस पार्ट का आपको लिखना है आप उसी पार्ट के लिंक के द्वारा उनको छांट सकते हैं। तो मैंने इस पार्ट का भी आपको लिंक डालूंगा, लिंक बनाया हुआ है, वो लिंक होगा हमारा 12/8। तो इस तरीके से आपको उसमें प्राप्त हो जाएगा। यूट्यूब केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल लिखा होगा, नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं, आपको यहाँ से मिल जाएगा यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से हमारी ये डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, आपको जिस पार्ट का वीडियो देखना होगा आप उस पार्ट का वीडियो देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो वीडियो हमारे हैं वो क्लास के वर्क के साथ साथ चल रहे हैं, ताकि हमारे क्लास के बच्चे और जो भी हमारे राजस्थान बोर्ड में जो पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे हमारे उसी क्लास के वीडियो को देखें जो उनके क्लास में पढ़ाया जा रहा है। तो ठीक है, हम यहाँ पर चर्चा फिर कर रहे हैं आपकी। डी और एफ ब्लॉक तत्वों की बात कर रहे हैं। तो डी और एफ ब्लॉक जो है वो एस और पी ब्लॉक के थोड़ा सा हटके नीचे की ओर डी ब्लॉक बनाया जाता है, क्योंकि हमारा जहाँ से एस ब्लॉक शुरू होता है उसके बाद सीधा बीच में कॉमा खाली रहते हैं पॉइंट, फिर क्या पी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। यानी पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी में, यानी पहली श्रेणी, दूसरी और तीसरी श्रेणी में ये तीनों आते हैं। उस समय ये हमारा जो है डी ब्लॉक नहीं आता। जैसे ही हमारी चौथी श्रेणी होती है तो चौथी श्रेणी शुरू होने का, यानी चौथे उपकोष की शुरू होने के बाद उसमें एस, डी और पी ब्लॉक भी आ जाते हैं। तो हमारा शुरू कहाँ से होता है? डी ब्लॉक जो है वो हमारा शुरू होता है चौथे कोष से। कहाँ से शुरू होता है? चौथे कोष से शुरू होता है। तो चौथे कोष से जो श्रेणी शुरू होती है वो 3 श्रेणियाँ हैं इसकी, 4। पहली हमारी है 3D श्रेणी, दूसरी श्रेणी है 4D श्रेणी, फिर 5D श्रेणी, फिर 6D श्रेणी। यानी हमारी इस प्रकार की 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। ये हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट शुरू हो गए। इसमें केवल जो है डी में 5 खाने होते हैं, यानी 5 बॉक्स होते हैं, और प्रत्येक बॉक्स का मतलब प्रत्येक कक्षक में 1, 2, 3, 4, 5 कक्षक होते हैं और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या बनी वो जाकर के बनी 10। इसलिए हमारे पास क्या है, इसमें 10 खाने होते हैं। तो हमने इसमें कितने खाने बनाए? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2, 10। ये हमारे 10 खाने बना लिए हमने यहाँ तक। जब 10 खाने बनाएंगे, इन श्रेणियों के नाम भी हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड, फोर्थ। ये हमारी 4 श्रेणी हो गई। ठीक है, तो 3D श्रेणी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो देखिए हमने इसमें एलिमेंट किस तरीके से याद किए हैं, उन एलिमेंटों को हम प्रत्येक श्रेणी के आधार पर बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा श्रेणी है फर्स्ट श्रेणी के एलिमेंट। हमने लिखा है इसका नाम सक्रिय कर्मन फिको निकुजन, और जन जो है वो जेब्रा वाला है तो जेड बनेगी। इन दोनों का अक्षर हमारा होता है SC, इसका अक्षर रहता है TI, इसका अक्षर रहता है V, इसका अक्षर रहता है CR, इसका अक्षर रहता है MN, इसका अक्षर रहता है FE, इसका अक्षर रहता है CO, इसका अक्षर रहता है NI, इसका अक्षर रहता है CU और इसका अक्षर रहता है ZN।
तो हमने यही सारे हमारे 10 तत्व हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही हम 10 तत्व इसके अंदर भर देंगे। तो 10 हमारे तत्व क्या हो गए, SC TI VCr क्रोमियम मैग्नीज Fe कोबाल्ट निकिल Cu कॉपर और Zn, ये हमारे तत्व भर गए। हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमें सबसे पहले एक के याद करने हैं, चाहे तो आप लास्ट वाले के याद कर लो चाहे इसके याद कर लो। तो हमने इसके याद कर लिए हैं, इसका 21, इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसके बाद हमारी ये पहली सीरीज हो गई। इसके बाद हमारी आती है सेकंड सीरीज। सेकंड सीरीज में हम क्या करते हैं, य जर नब मो टक रू रहा पड अग कड। या से बन गया वाई, जेब्रा वाले से जेडार, एन से बी, MO TC RU RH PD AG और CD। जहाँ तक हमारे देखते हैं जो जेड का शब्द रहता है वो ज का शब्द रहता है वो जेड बनता है, और जो क शब्द आते हैं उनके लिए हम जो है वो सी शब्द उपयोग करते हैं। माइनर में ज़्यादातर जो है ज़्यादातर हमारा शब्द क्या होता है, सी यूज करता है। कहीं कहीं एक दो ऐसे अपवाद है, जैसे पोटेशियम में क्या करते हैं उसके लिए के लगा देते हैं। तो यही संकेत हमने भर दिया यहाँ पर। इसका नाम है य जर नब मो टक रू रहा पड अग कड। इनको याद कर लेंगे क्योंकि याद हम हमारे ऐसे भी कर सकते हैं, शब्द थोड़े अटपटे होते हैं तो 2-4 बार 1-2 बार याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। एक एक लाइन को अगर हम 1-1 घंटे तक याद करें तो याद हो जाएंगे। याद होने में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे हम छोटे छोटे दोहे भी याद कर लेते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई वो 80-90 पूरे 100। तो अक्कड़ बक्कड़ जो शब्द है वो ऐसे ही है उन्हीं शब्दों से मिलकर के इस तरीके ये शब्द बनाए गए हैं। तो ये इसमें भी हम क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमारे पास एक बोरबरी का नियम होता है, 2 8 8 18 18 32 और 32। ठीक है, 2 8 18 18 32 32। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पीछे शब्द खत्म हो जाते हैं, यहाँ से खत्म हो जाता है, यहाँ से खत्म हो जाता है, यहाँ से खत्म हो जाता है, बाकी का हमारा जो है वो यहाँ से शुरू होते हैं। तो यहाँ से शुरू होने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें 18 जोड़ दिए। तो जब हम इसमें 18 जोड़ेंगे तो इसका 39 हो जाएगा, और जब इसका 39 हो जाएगा तो 39 के बाद हम 40 करेंगे, इसका 41 करेंगे, इसका 42 43 44 45 46 47 और 48 हमें इसका प्राप्त हो गया। तो हम इसी फॉर्मेट के आधार पर हम इनका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। यदि हमें ये सही से याद होंगे तो ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, आप जल्दी से इनको याद कर सकते हैं। अगला हमारा तीसरी सीरीज क्या है, वो तीसरी सीरीज है ला हफ्ता वसूली रे। ला हफ्ता वसूली वसूली रे। ओसियर पंडित औहग। ओसियर पंडित औहग। तो ला से बनेगा लैंथेनम LA,
हफ से बनेगा हाफनियम, टेक्नेटियम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। तो ला, हफ, ता, वसूली, डब्लू को हमने पूरा वसूली ले लिया, रे, ओसियर, पंडित, औहग, यही एलिमेंट हम यहाँ भर देंगे। तो हमारा एलिमेंट क्या बनेगा, एल ए, हफ, ता, वसूली, रे, ओसियर, पंडित, औहग। वापस हम क्या करेंगे, एक बार हमारी ये सीरीज खत्म हो गई, अब हमारी सीरीज यहाँ से फिर शुरू होगी। तो इस सीरीज के लिए हमने क्या किया, फिर 18 जोड़ दिए। तो जब हम 39 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 57। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट शुरू हो जाने के कारण हमारा कहाँ से चलेगा, 32 से शुरू हो जाएगा। तो 32 हम जोड़ेंगे, इसमें हम 32 जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे ये 72, फिर होगा 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। यही हमें सीरीज याद करनी है। हर आवर्त सारणी के हर बॉक्स में, हर वर्ग में यही आपको टर्म यूज करना है। और इसी टर्म से हम आगे जा करके हम प्रत्येक सारणी यानी पूरी आवर्त सारणी बना करके और हम एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रख करके सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम उनके ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमें याद सारे नहीं करने हैं, हमें एक ट्रिक के अकॉर्डिंग चलना है। चौथा हमारा जो सीरीज रहती है वो क्या सीरीज है, वो है अक, रफ, डब्बू, सग भाई, हसमत, 10, रोग, कड़ेंगे। कड़ेंगे का मतलब होता है निकलेंगे। तो हमें शब्द याद करने हैं। अक्का हो गया एसी, रफ का हो गया आरएफ, रदरफोर्डियम, डीबी, एसजी, सीबोर्जियम होता है बीएच, एचएस, एमटी, डीएस, आरजी और सीएन। कड़ेंगे का हो गया सीएन। यही एलिमेंट हम यहाँ भर देंगे तो हमारा क्या बचा, अक, रफ, डब्बू, सग, भाई, हस, मत, 10, रोग, कड़ेंगे, है ना। तो अब हमें फिर क्या करना है, फिर हमें वही 32 का टर्म अपनाना है। तो हम जब इसमें 32 जोड़ेंगे तो 32 जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, इसका 89 आ जाएगा। 89 के बाद फिर हमें 14 तत्व इसमें एलिमेंट छोड़ने हैं। कितने छोड़ने हैं, 14 एलिमेंट हमें इसमें छोड़ के लगाने हैं। तो 14 एलिमेंट छोड़ के लगाने के बाद हमारा जो परमाणु क्रमांक शुरू होगा वो होगा 104 से। 104, 105, 106 मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112। ये हमारे 112 एलिमेंट जो हैं वो इसमें आ गए। ठीक है। तो यहाँ हम कैपिटल एन आती है, कैपिटल एन बना सकते हैं यहाँ पर स्मॉल एन, सॉरी कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी पूरी आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उन डी ब्लॉक की एलिमेंटों की चारों जो श्रेणियाँ हैं वो इस तरीके से अपने हिसाब से बनाई हैं। मैं नहीं कहता कि आप हमारी सारणियाँ याद करें, मैं नहीं कहता कि आप किसी किताब की याद करें, आपको इन सारणियों को याद करना है। इससे पहले जो होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और इसके बाद जो होते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो बीच में हमारे एलिमेंट कौन से आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। तो आई होप कि इतनी बात आपकी समझ में आई होगी और बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं भी चाहता हूँ, मेरा भी ध्येय रहता है कि आप
अच्छे से अच्छे तरीके से इनको समझने का प्रयास करें। आप लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये स्क्रीनशॉट लेकर के आपको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना चाहिए, ताकि कभी भी भविष्य में आपको याद हो जाए। फिर हमेशा हमारे ये लिंक पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर ये चीज़ें आपको हमेशा मिलेंगी। आगे हम बात करते हैं इसमें कुछ कोट वर्ड की। उस कोट वर्ड को देख करके हम चलेंगे तो हमें कुछ बेसिक जानकारियाँ भी इनकी प्राप्त होंगी। तो देखिए, क्योंकि हमारी आवाज़ सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर बहुत सारे अपवाद हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारणी के अंदर बहुत सारे अपवाद हैं, तो उन अपवादों को हमने जो है वो किस तरीके से कोड वर्ड के अंदर ख़त्म किया है। तो ये जो हमारी पहली सीढ़ी है, इसमें हमें क्या करना है, 4 और 9 ये कोड वर्ड याद रखना है। इस कोड वर्ड का मतलब है कि जब भी हम डी ब्लॉक के एलिमेंट के इन फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट भरेंगे तो हमारे डी में कभी 4 और डी में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें प्रतिबंधित है। बाकी का 1 2 3 4, 1 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 आएंगे, 7 आएंगे, 8 आएंगे, 9 आएंगे, 10 आएंगे। तो इस तरीके से हमारे क्या है कि डी ब्लॉक जो भरते हैं हम, इसमें फर्स्ट श्रेणी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे उसमें ये चीज़ें हमारी नहीं आएंगी। सेकंड श्रेणी का क्या है, सेकंड श्रेणी का कोड वर्ड है 3,9 39। इसका 49 है, इसका 39 है। 39 का मतलब है यहाँ पर इसमें डी में कभी डी में 3 नहीं आएंगे और डी में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। हालांकि अपवाद को ख़त्म करने के लिए बताया गया था कि इसके डी के जो कक्षक होते हैं, आपने 11वीं की क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट वाले लास्ट में जो चैप्टर है हमारा, दूसरा चैप्टर है, उस दूसरे चैप्टर के लास्ट में जो पॉइंट आते हैं उसमें पढ़ा होगा कि कक्षकों का स्थायित्व। तो वो कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं जिसके कक्षक में खाली, यानी इस तरीके से बनाते हैं, हम आपके डी ब्लॉक के लिए ले रहे हैं तो डी में अगर हमारे 0 इलेक्ट्रॉन है तो वो कम स्थायी होगा D5 की अपेक्षा, और D5 कम स्थायी होगा D10 की अपेक्षा। अर्थात इनका स्थायित्व जो है वो इस तरीके से बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या खाली होगा तो भी स्थायी होगा। 1 या 2 इलेक्ट्रॉन के भरे होने की तुलना में डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो ज़्यादा स्थायी होगा D0 की तुलना में, और D10 हो गए तो वो बहुत अच्छा स्थायी हो जाएगा। अगर उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकती, यानी उनके स्थायित्व के बारे में ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है। तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इनका स्थायित्व जैसे जैसे बढ़ जाता है वैसे वैसे इनकी ऊर्जाएं स्थायित्व की ओर जाते हैं, वैसे वैसे इनकी ऊर्जाएं जो है वो कम होने लगती हैं। और ये जो है वो, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसमें NS और N-1 D1 to 10 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास रहता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 2। तो 2 का मतलब है कि जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होने वाले ही होंगे। तो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इसकी ऊर्जा कैसी हो जाएगी, कम, और कम ऊर्जा होने के कारण ये हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ। और उस समय जो है हुंड की बहुलता और अफबाउ नियम के अनुसार इनकी ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट है वो बदल जाता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, यानी 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन तक रखे जाते हैं। ऐसा ही क्रम इसमें दिखने को मिलेगा आपको दूसरे में, कि इसमें कभी कभी 0 इलेक्ट्रॉन भी हो जाता है। वो बड़े अपवादित की श्रेणी में, कैसा होता है, अपवाद की श्रेणी में होता है, बस ज़्यादातर नहीं होता है, इसलिए उसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास अभी मैं लिखाऊंगा आगे। तो इसका कोड वर्ड जो रहा हमारा, वो रहा डी में कितने नहीं आएंगे, डी में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और डी में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 9 नहीं होंगे। इसमें केवल एक ही याद करना है आपको, डी में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब भरने हैं, 9 8 नहीं भरने हैं, 9 10 भरने हैं, 8 इसमें नहीं भरे जाएंगे। वो स्थायित्व के और अपवाद, हम तो इन्हें अपवाद की श्रेणी में डाल देते हैं। इसमें जो आता है वो डी में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। तो ये इनका कोड वर्ड है क्या, इसका कोड वर्ड है 4 9, इसका कोड वर्ड है 3 9, इसका कोड वर्ड है 8, इसका कोड वर्ड है 9। अर्थात डी में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं रहते हैं। उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी प्राप्त होता है तो उस समय एस के इलेक्ट्रॉन निकल करके वहाँ चले जाते हैं। तो हमने ये आपकी कोड वर्ड वाली समस्याएं जो है वो धीरे धीरे ख़त्म कर दी। आगे की बात हम इसमें और आगे बताएंगे। तो हम इनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। कोड वर्ड मैंने वहाँ
लिख दिए हैं। तो आगे की जो बात चल रही है वो बात चल रही है कि 3D श्रेणी जो है वो कहाँ से शुरू होती है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, ये इटीरियम से लेकर के कैडमियम तक, ये लैंथेनम से लेकर के मरकरी तक, और ये एक्टिनम से लेकर Cn तक प्राप्त हो जाती है, यानी यहाँ तक हमारी चलती है। तो यहाँ पर हमारे हर श्रेणी में 10-10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनके ये हमने आपके कोड वर्ड के नाम भी बता दिए हैं। ठीक है, तो अब हमारी बात चलती है कि सभी जो श्रेणियाँ हैं उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है, n s में 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन और n-1 d में रहते हैं 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन। अर्थात ये हमारा क्या हो गया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सभी श्रेणियों का, इसका भी, इसका भी, इसका भी। इसका मतलब हम ऊपर वाले की बात करें तो किसी की ऊपर वाले की बात करेंगे तो फर्स्ट श्रेणी की बात करेंगे, फर्स्ट श्रेणी का इलेक्ट्रॉन लिखेंगे Sc का, Sc का हमारा क्या 21, यहाँ लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1, क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे कौन से 2, 2, 4, अच्छा 10 और 2, 12, अच्छा 18, 2, 20 और 1, 21 हो गए। हमें कॉमा इस तरीके से लगाना पड़ता है, जैसे हमारा कोर्स खत्म होता है हम उसमें कॉमा लगा देते हैं। दूसरा कोर्स हमारा यहाँ तक चल रहा है, हमने कॉमा लगा दिया, तीसरा कोर्स हमारा यहाँ तक चल रहा है, कॉमा लगा दिया, चौथा कोर्स यहीं तक है, कॉमा लगा दिया, और डी एक है। तो इस तरीके से हम इसमें कॉमा की प्रोसेस भी कर देते हैं। हालांकि कोई मेजर मिस्टेक नहीं है, ये नहीं लगाते हैं तब भी कोई बात नहीं है। चलिए आगे क्या देखते हैं कि अब जो हमारा है, यानी हमारे बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये रहा, यहाँ से हम करते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। इससे पहले जो होती हैं वो अक्रिय गैसों का विस्थायी विन्यास होता है। किसका, अक्रिय गैस का, ये अक्रिय गैस का विन्यास होता है। तो अक्रिय गैस में कोई 2, 2, 4, 6, 10 और 2, 12, 6, 18। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर हमें 21 का इलेक्ट्रॉन लिखना है, Sc 21 का इलेक्ट्रॉन लिखना है तो हम लिख सकते हैं आर्गन 18 है, बॉक्स में बंद कर दिया, इसका मतलब इसका फिलअप हो गया ये वाला, और हम लिखते हैं 4s2 और 3d1। अब आप देखेंगे ये कि d का कौन सा है, अगर हम n बराबर 4 मान लें, n बराबर कितना माने 4, तो n बराबर 4 का मतलब ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो 4s में 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगी। आगे जब भी हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो वहाँ से s के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो d में कन्वर्ट हो जाएंगे, d में चले जाएंगे। तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन 1 भी हो जाता है और 2 भी हो जाता है। अब इसका d कौन सा होगा, इसका d होगा कि 4 में से 1 कम कर दें तो 3d में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा।